वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। हम चर्चा कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी में हमने जो है एगारो जेल पे क्या करा लिया था, डीएनए को फ्रेगमेंट को रन करा लिया था। उसके बाद इल्यूट करके इल्यूजन प्रोसेस से उसको निकाल करके आज हमको उसकी ढेर सारी कॉपी बनानी थी, यानी कि उसका क्या करना था, एम्प्लीफिकेशन करना था। तो हेडिंग का नाम हो जाएगा एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए एम्प्लीफिकेशन, राइट, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। जो एक डीएनए का छोटा सा आपका डिजायरेबल टुकड़ा है, ऐसा तो नहीं है ना उसको एक ही प्लाज्मिड में डालना है। ठीक है, एक ही हमने बताया था ना, जैसे हमारे पास एक बुक है, ठीक है, ओरिजिनल बुक है उसको 100 लोगों को देना, तो आप क्या करोगे, जीरोक्स करा के सबको एक एक कॉपी सबको दे दोगे। तो उसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास 100 बैक्टीरिया है, 100 बैक्टीरिया में छोटी छोटी कॉपी डालनी है। ठीक है, उस पर्टिकुलर डीएनए यानी कि जीन की कॉपी डालनी है। तो और हमारे पास फ्रेगमेंट कितना है, एक फ्रेगमेंट है, उससे ढेर सारी कॉपी बनाएंगे तभी तो सारे बैक्टीरिया में वही सेम एग्जैक्ट कॉपी डाल पाएंगे। उसी को बोलते हैं हम लोग एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। अब देखिए ये एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इन वीवो कर सकते हैं। इन वीवो करने का मतलब बाबू कि ये बैक्टीरिया के अंदर ही कर सकते हैं, राइट, बैक्टीरिया के अंदर। और एक इन विट्रो कर सकते हैं। इन विट्रो का मतलब आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल मीन्स लैब में कराएं हम इसको। तो देखिए इन विट्रो कराने के लिए हम लोग इन विट्रो कराने के लिए या तो बैक्टीरिया ले सकते हैं या तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को चूज करेंगे जिसका डिवीज़न प्रॉपर्टी बहुत हाई होती है, मतलब एक ही मिनट में कई बार वो डिवाइड कर जाए या कुछ मिनट में कई बार डिवाइड कर जाए। तो बैक्टीरिया जैसे है बहुत फास्ट डिवाइड करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनता चला जाएगा। या तो आप बैक्टीरियोफेज ले लो, बैक्टीरियोफेज भी बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, राइट, बैक्टीरियोफेज ले लो। ठीक है, और क्या ले सकते हो आप, ईस्ट ले सकते हो। क्या ले सकते हो, ईस्ट ले सकते हो। ठीक है, अगर जो वही ईस्ट के साथ आप डिजायरेबल जीन को लगा देंगे तो उसी को बोलते हैं ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, YAC। बैक्टीरिया के साथ ऐड कर देंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं बैक, BAC, यानी कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बोलते हैं। तो बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज या ईस्ट के थ्रू आप इन विट्रो यानी कि उसके अंदर डाल करके अपने छोटे से फ्रेगमेंट को क्या कर लोगे, ढेर सारी कॉपी बना लोगे, राइट। अब इधर देखिए इन विट्रो हम दोनों पढ़ा रहे हैं, इन वीवो भी इन विट्रो। इन विट्रो जो किया जाता है वो हमारे पास मशीन होती है, उसमें एक रिएक्शन चलाया जाता है जिसका नाम होता है PCR। ठीक है, PCR बोले तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका फुल फॉर्म हो गया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमरेज क्यों, क्योंकि पॉलीमर बनाना है, एक छोटे फ्रेगमेंट से ढेर सारा फ्रेगमेंट बनाना है। अच्छा, अब हम इन विट्रो वाले की सबसे पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग इन वीवो पे आते हैं। तो जल्दी से हम लोग हेडिंग डालेंगे इन विट्रो, यानी कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, PCR पढ़ेंगे। PCR कैसे काम करता है, कौन से एंजाइम यूज होते हैं, तो हेडिंग का नाम हो जाएगा आपका PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, राइट। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में सबसे पहला पॉइंट होगा कि ये जीन एम्प्लीफिकेशन करने के काम आता है। ठीक है भैया, जीन एम्प्लीफिकेशन यानी कि एक कॉपी से ढेर सारी कॉपी। ये एक तो इन विट्रो है, इन विट्रो का मतलब इसको लैब में खुद हम लोग कराते हैं। अब देखिए इसको खोजा किसने था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है PCR को। तो PCR को सबसे पहले कैरी मुलिस ने खोजा था। किसने, डिस्कवर्ड बाय द कैरी मुलिस, राइट, कैरी मुलिस। ठीक है, अच्छा PCR बहुत लोग सोचते हैं कि जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ये आपके मशीन होती है, तो हम बताएं ये मशीन नहीं होता है। PCR जो होता है प्रोसेस का नाम होता है, और जिस पर्टिकुलर ये मशीन में लेबोरेटरी में कराई जाती है उसका नाम होता है
थर्मोसाइक्लर। क्या नाम होता है? थर्मोसाइक्लर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मशीन का नाम जो होता है जिसमें ये कराया जाता है। जैसे खाना बनाते हैं ना हम लोग, खाना भाई हमको चावल बनाना है तो किस में बनाएंगे? कुकर में बनाते हैं, ठीक है। तो कुकर यानी कि वो एक तरीके का मशीन हो गया। तो और चावल एक तरीके क्या है? चावल का पकना उसमें प्रोसेस है। तो चावल पकना प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। लेकिन कुकर को क्या बोलते हैं? जिसमें हो रहा मशीन का नाम क्या? उसको बोलते हैं थर्मोसाइक्लर, राइट। अब समझ में आया थर्मोसाइक्लर क्या होता है? थर्मो का मतलब हीट से लिया गया है, साइक्लर का मतलब उसमें घुमाता है, तो इसका नाम होता है थर्मोसाइक्लर, राइट। और इसमें जो प्रोसेस होता है उसका नाम होता है पीसीआर, ठीक है। अब देखिए इसमें जो एंजाइम यूज होता है, एंजाइम यूज होता है वो तो होता है आपका डीएनए पॉलीमरेज ही यूज होगा, क्योंकि भाई क्या हमको बनाना है? डीएनए से डीएनए बनाना है, तो डीएनए पॉलीमरेज ही यूज होता है। डीएनए पॉलीमरेज का जरा फुल फॉर्म बता दीजिए, यानी कि पूरा नाम बताइए। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि डीएनए से डीएनए ही बना रहे हैं। लेकिन बाबू हम बताएं ये डीएनए पॉलीमरेज स्पेशल टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? स्पेशल टाइप का डीएनए पॉलीमरेज होता है। हम लोग नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो है डीएनए पॉलीमरेज कहाँ से लाया गया? डीएनए पॉलीमरेज अपना हम पॉलीमरेज इसमें यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि जो है ये आपका थर्मोसाइक्लर में हमारी मजबूरी होती है इसको चलाना हाई टेम्परेचर पर। लगभग हम लोग 98 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, और आप बताइए 98 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो है क्या हम अपने डीएनए पॉलीमरेज को यूज़ कर सकते हैं? हमारा डीएनए पॉलीमरेज क्या है? एक तरीके का एंजाइम है। आपको भी पता है, हमको भी पता है कि जो एंजाइम होते हैं उनका एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जिस पर वो बहुत तेज़ी से काम करते हैं। उसके बाद अगर उनका टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो उनकी एक्टिविटी घटने लगेगी। कुछ इस तरीके ग्राफ होता है, देखिए टेम्परेचर एक्टिविटी एंजाइम का बढ़ाओगे बढ़ेगी, उसके बाद ये पर्टिकुलर घटने लगेगी। तो ये देखिए जहाँ पर इसकी एंजाइम जिस टेम्परेचर पर मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं उस टेम्परेचर को बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ह्यूमन वाले एंजाइम के केस में ऑप्टिमम टेम्परेचर 35 से लगा करके 40 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। उसके बाद हमारे एंजाइम डीनेचर्ड हो जाएगा, खराब हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका एंजाइम यूज हो रहा है, अगर हम अपना खुद का अपने ह्यूमन बॉडी का डीएनए पॉलीमरेज या अदर एनिमल का डीएनए पॉलीमरेज लगा देंगे तो क्या वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टेबल होगा, काम करेगा? नहीं, डीनेचर्ड हो जाएगा। इसीलिए साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि यहाँ पर क्या डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करें, ठीक है। तो वो खोजते खोजते सोचा उन्होंने, अच्छा जो आपके बैक्टीरिया होते हैं सल्फर हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं, यानी कि गर्म झरनों में पाए जाते हैं, या फिर ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो उनके दिमाग में आया बैक्टीरिया वहां पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड को कैसे टॉलरेट कर रहे हैं। मान लीजिए एक झील है, ठीक है, ये झील है सपोज कीजिए, इसका पानी खौल रहा है, उबल रहा है, कितना है इसका? 120 डिग्री। लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कुछ बैक्टीरिया इसमें क्या कर रहे थे? जिंदा थे, ठीक है। जिंदा रहने के लिए तुझे मेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो यहाँ पर मुलाकात किससे? टेम्परेचर से कंबाइंड जरूरी है सनम, ठीक है। एंजाइम का टेम्परेचर से जब तक कोलैबोरेशन नहीं होगा। अच्छा ये बताइए ये जिंदा क्यों थे? इसका मतलब इसके इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो है इनके एंजाइम वर्क करते रहे होंगे इस बैक्टीरिया को, तभी तो ये 120 डिग्री पर जिंदा थे, ठीक। तब उनको दिमाग में अच्छा अब हम जो है इसी आपके बैक्टीरिया से डीएनए पॉलीमरेज निकालेंगे, क्योंकि ये अगर 120 डिग्री पर स्टेबल है तो हमारे पीसीआर में 98 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस पर भी स्टेबल होगा। इसीलिए मैंने लिखा स्पेशल टाइप का डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ किया जाएगा वो बाबू बैक्टीरिया से निकाला जाता है, और उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का नाम होता है हार्ट में पाए जाने के कारण थर्मल, ठीक है। तो उसका नाम होता है थर्मस, ठीक है, थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है। इसको बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग स्मॉल लिखेंगे, एक्वाटिकस।
तो आपका क्या हो गया, ये हो गया थर्मस एक्वाटिकस, अंडरलाइन कर देंगे बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये हो गया थर्मस एक्वाटिकस, यानी कि थर्मस का मतलब हाई टेम्परेचर पर पाया जाने वाला, ठीक। एक्वाटिकस का मतलब एक्वाटिक से निकाला गया था, ये समुद्र से निकाला गया था, ठीक। हाई टेम्परेचर पर ये सर्वाइव करता था बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस। अच्छा, थर्मस एक्वाटिकस में देखिए टी फॉर थर्मस, एक्यू फॉर एक्वाटिकस, एक बैक्टीरिया का नाम हो गया, और इसी से इसका नाम, इसके पॉलीमरेज का नाम रख दिया गया टी फॉर थर्मस, राइट। एक्यू फॉर एक्वाटिकस क्या बन गया, टैग बन गया, क्या बन गया, टैग, और आगे लगा दिया गया पॉलीमरेज। आप समझ में आया टैग पॉलीमरेज क्यों नाम रखा गया, टी फॉर थर्मस, एक्यू फॉर एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस कहाँ से निकाला, सॉरी टैग पॉलीमरेज कहाँ से निकाला गया, थर्मस एक्वाटिकस से निकाला गया। थर्मस एक्वाटिकस से टैग पॉलीमरेज निकाला गया। टैग पॉलीमरेज एक तरीके का क्या है, आपका डीएनए पॉलीमरेज है, राइट, जो कि आपके पीसीआर में यूज़ किया जाएगा। अब देखिए पीसीआर के, अगर हम देखें पीसीआर में स्टेप को देख लें, किसको देख लें, पीसीआर में अगर हम स्टेप को देख लें कितने स्टेप में होता है, तो पीसीआर हम बताएं 3 स्टेप में होता है कंप्लीट। पीसीआर में जो सबसे पहला होता है स्टेप, वो होता है डीनेचुरेशन। क्या होता है, डीनेचुरेशन होता है, राइट। उसके बाद जो होता है अनीलिंग होता है। अनीलिंग का मतलब आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, अनीलिंग मतलब होता है ठंडा करना। डीनेचुरेशन का मतलब इतना टेम्परेचर दे दो कि जो दोनों डीएनए है वो सेपरेट हो जाएं, ठीक है, डीनेचर्ड हो जाएं। अनीलिंग का मतलब थोड़ा सा कूल कर दो टेम्परेचर। अनीलिंग के बाद जो है इसमें एक्सटेंशन किया जाता है, ठीक है, एक्सटेंशन किया जाता है, उसकी ढेर सारी कॉपियाँ बनाई जाती हैं, राइट। अब चलिए जरा देख लेते हैं थर्मोसाइक्लर के अंदर ये सारे प्रोसेस हो कैसे रहे हैं। तो देखिए होता क्या है प्रोसेस में, सबसे पहले ये हम लाते हैं जिस डिज़ायरेबल जीन को, जिस डिज़ायरेबल डीएनए को हमको कॉपी बनानी होती उसको ले लेते हैं। ये देखिए भैया ले लिया हमने, ठीक। यहाँ पर ATGC पूरा क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगी होगी। अब ये बताइए अगर इसका ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, तो ये क्या होगा, 5 प्राइम होगा, ये क्या होगा, 3 प्राइम है। ये सपोज कीजिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिसका हमको ढेर सारा कॉपी बनाना है। अच्छा, ढेर सारा कॉपी बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको दोनों स्ट्रैंड को खोलना पड़ेगा। अच्छा, क्या ये लिविंग के अंदर हो रहा है, नहीं, ये कहाँ पे हो रहा है, हमारे लैब में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, ये लेबोरेटरी में किया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, इसको जो है टेम्परेचर कितना दे देंगे, 98 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे देंगे। और इतने टेम्परेचर पर होगा क्या, ये डीएनए का दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होने के बाद ये मान लीजिए सेपरेट हो गए, ठीक है। ये देखिए ये इसके क्या है, न्यूक्लियोटाइड हैं, इसके भी ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड हैं, राइट। अब इसका क्या है, ये वाला 5 प्राइम है, ये वाला क्या है, 3 प्राइम है, ये क्या है, 3 प्राइम होगा, ये कौन सा होगा, ये 5 प्राइम होगा। अब देखिए डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए ना, कितने डिग्री, 98 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो इसी स्टेप को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। ये क्या, डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन, डीएनए डीनेचर्ड हो गया, राइट। ये है आपका पहला स्टेप। अब देखिए इसमें करते क्या हैं, हमने याद कीजिए मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में बताया था, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, कि डीएनए को लगाते समय एक आप किसान को लाएंगे जो इसको पहचानेगा 3' एंड को, ठीक है। एक छोटा सा आरएनए का वहाँ टुकड़ा लाते थे जिसको हम लोग प्राइमर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर प्राइमर आपका जो है लैब में सिंथेसिस किया जाता है, जो कि ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है। ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड का मतलब 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का बना होता है, लेकिन वो डीएनए का होता है। यहाँ पर हम लोग पीसीआर में आरएनए का प्राइमर यूज़ नहीं करते हैं, स्टेबिलिटी के चलते हम लोग डीएनए प्राइमर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लगा देंगे लैब में बना हुआ एक प्राइमर छोटा सा, ये देखिए यहाँ पर प्राइमर लगा दिया एक, और यहाँ पर एक प्राइमर लगवा देंगे जो कि डीएनए का प्राइमर होगा, राइट। तो ये लग गया हमारा प्राइमर, ये देखिए ये प्राइमर है और ये प्राइमर है, ठीक है।
और ये किसका बना हुआ है, डीएनए का प्राइमर। जबकि नेचुरली कैसा होता है, यही चीज़ आरएनए का प्राइमर होता है। ये क्या है आपका ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है। ओलिगो का मतलब मोर देन वन, ठीक है, 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जो लैब में हम लोग बनवाते हैं, जो कि डीएनए में जो स्ट्रैंड है उसका ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, राइट। ये लगवा दिया, ठीक है। अच्छा, जैसे ही लगवाने के लिए टेम्परेचर थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम टेम्परेचर करना पड़ेगा। इसका मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं एनीलिंग। क्या बोलते हैं इसको, एनीलिंग बोलते हैं। तो इस दूसरे वाले प्रोसेस को बिना टेम्परेचर कम किए ये प्राइमर इसमें चिपकेगा ही नहीं, ठीक। इसीलिए टेम्परेचर कम करते हैं, कितना, 72 डिग्री कर देते हैं, राइट। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एनीलिंग। ये देखिए भाई साहब, क्या हो गया, ये एनीलिंग हो गया, राइट। अब देखिए क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर मशीन में पहले से ही डीएनए के बहुत सारे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है, आपके थाइमिन पड़े होते हैं पहले से ही, ठीक है। अब क्या, साइकिल को घुमाएंगे और एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ इस पर लग जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, राइट। किसकी प्रेजेंस में, टैग पॉलीमरेज की प्रेजेंस में। अच्छा, इसके आगे कौन काम करेगा ये बताइए, ईशान तो लग गया पॉलीमरेज। इसके आगे कौन पॉलीमरेज कौन काम करेगा, टैग पॉलीमरेज काम करेगा। ये देखिए, इसके आगे टैग पॉलीमरेज काम करेगा, टैग पॉलीमरेज काम करेगा, राइट। यानी कि इस स्टेप में जो है आपका टैग पॉलीमरेज काम करेगा, ठीक है, जो कि टी फॉर थर्मस, ए क्यू फॉर एक्वेटिकस से पॉलीमरेज ये निकाला गया है। अब देखिए क्या करता है, ये पूरा इस सीक्वेंस को कंप्लीट कर देगा, इधर से इस सीक्वेंस को कंप्लीट कर देगा। तो ये देखिए, इसको, ये दूर दूर थे, ठीक है। अब देखिए इस सीक्वेंस को जैसे ही कंप्लीट करेगा तो ये एक डीएनए का फ्रेगमेंट बन गया, और इसको सीक्वेंस को कंप्लीट करेगा, डीएनए का एक फ्रेगमेंट ये बन गया। तो ये देख रहे हैं आप, एक डीएनए से ये देखिए, एक डीएनए था स्टार्टिंग में, इससे कितना बन गया, 2 कॉपी बन गया, ठीक है। यानी कि अगर ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, तो इसका ये 3 प्राइम होगा, ये 5 प्राइम होगा, राइट। वही काम इसमें भी होगा। ये आपका क्या होगा, अगर मान लीजिए 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, तो ये 3 प्राइम होगा और ये 5 प्राइम होगा। ये देखिए 2 डीएनए आपको मिल गया, राइट, ठीक। यानी कि ये पूरा थर्मोसाइक्लर में, किसमें, थर्मोसाइक्लर में एक बार चलता है। ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया, पहला, दूसरा, तीसरा स्टेप। पहला स्टेप डीनेचुरेशन 98 पे, राइट। और जो होता है आपका, और यहाँ पर हम आपको बता दें कि एक मिनट 72 नहीं, बल्कि यहाँ पर कर लीजिए आप 40 से लगा करके 60, कितना, 40 से लगा करके 60 डिग्री पर। और ये जो आपका बना फाइनली, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, राइट। ये 72 डिग्री पर होता है। तो इसमें टेम्परेचर याद रखिएगा। पहला प्रोसेस डीनेचुरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन 98, 40, 60, ठीक है, 40 से लगा करके 60, एक्सटेंशन 72 डिग्री पर। ये पूरा एक बार साइकिल घुमाओगे तो एक डीएनए से कितना मिल जाएगा आपका, 2 डीएनए मिल जाएगा, ठीक है। तो डीनेचुरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन, ये 3 प्रोसेस होते हैं। टेम्परेचर याद रखिएगा, थर्मोसाइक्लर। और ये काम कैसे करता है, इस तरीके से जो है काम करता है। टैग पॉलीमरेज याद रखिएगा, थर्मस एक्वेटिकस याद रखिएगा। यानी कि आप जितनी बार साइकिल चलाओगे उसके मल्टीपल में, एक बार चलाओगे तो 2 मिलेगा, 2 बार चलाओगे तो 4 मिल जाएगा, 3 बार चलाओगे तो कितना, 8 मिल जाएगा, 4 बार चलाओगे तो 16 मिल जाएगा। यानी कि अगर जानना चाहते हो कि टोटल नंबर ऑफ कॉपी कितना बनेगा, तो 2 की पावर n, सिंपल सी बात। n का मतलब जितना साइकिल चला रहे हो। अगर एक बार साइकिल चला रहे हो तो 2 की पावर n, 2 डीएनए मिलेगा तुमको 2, ठीक है। 2 बार साइकिल चला रहे हो तो 2 दूनी 4 मिलेगा, 3 बार चला रहे हो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 मिलेगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो 2 की पावर n, ठीक है, ओके। अब देखिए क्या है, ये तो था पीसीआर के बारे में। पीसीआर से आजकल हम लोग पीसीआर का ही यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसकी मशीन इतनी महंगी आती है कि हम लोग छोटे मोटे लेबोरेटरी में इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या, अपना ट्रेडिशनल टेक्निक अपनाते हैं, बैक्टीरिया वाला। यानी कि इन वीवो कैसे करते हैं, इन वीवो देखिए, इन वीवो कैसे करते हैं। एक बैक्टीरिया को पकड़ते हैं, एक बैक्टीरिया है,
एक बैक्टीरिया लाइए, इसका जीनोमिक डीएनए है और इसका ये वाला कौन सा है, ये प्लाज्मिड है। क्या है ये देखिए प्लाज्मिड है भाई साहब, इसका ये प्लाज्मिड हो गया। अब जब ये प्लाज्मिड हो गया इसमें जो है, अच्छा आप ये बताइए एक चीज़ पहले कि क्या सारे बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड होता है? सारे बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड नहीं होता है। तो जिन बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड नहीं होता है उनको हम बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलते हैं? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जिनके पास प्लाज्मिड होता है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। अच्छा, इस इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया उड़ रहा है, क्या हम अपनी आंख से देख पा रहे हैं? नहीं। तो प्लाज्मिड कैसे देखेंगे, किसके पास प्लाज्मिड है, किसके पास प्लाज्मिड नहीं है? क्योंकि अच्छा ये बताइए, प्लाज्मिड वाले हमारे काम के बैक्टीरिया हैं कि बिना प्लाज्मिड वाले? तो प्लाज्मिड वाले हमारे काम के हैं। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे किसके पास प्लाज्मिड है, किसके पास प्लाज्मिड नहीं है? सबसे बड़ी समस्या तो यहीं खड़ी हो जाती है। तो देखिए, प्लाज्मिड जिनके पास होता है हमने बताया उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उनको बाबू बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोला जाता है? ट्रांसफॉर्मेंट बोला जाता है। और जिनके पास प्लाज्मिड नहीं होता है उसको बोला जाता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये देखिए है बैक्टीरिया, इसके पास प्लाज्मिड नहीं है तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, राइट? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। तो ये चेक कैसे किया जाए? ये तो हमसे हमारे आंख से दिखाई नहीं देगा, तो इसको चेक करने का सिंपल सी उपाय है। देखिए, प्लाज्मिड का स्पेशल फंक्शन क्या होता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पाए जाते हैं इसमें। किसमें? प्लाज्मिड में। अगर इसको एंटीबायोटिक दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एंटीबायोटिक दोनों को रख दिया जाए, एक पेट्री डिश प्लेट में रख दिया जाए, जो अगले दिन देखेंगे ढेर सारी कॉलोनी बनाता हुआ ग्रो करेगा, उसका मतलब हम समझ जाएंगे कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक को क्या कर रहा है? झेल जा रहा है। मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के कारण जो है एंटीबायोटिक का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किसके कारण? प्लाज्मिड होगा तभी तो। अगर जिसके पास प्लाज्मिड भी नहीं है वो नेक्स्ट दिन देखेंगे उसकी बैक्टीरिया की जो कॉलोनी होगी पेट्री डिश में, वो क्या हो जाएगी? मर जाएगी। ठीक है, तो एंटीबायोटिक से हम चेक कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को। ये देखिए, एक कॉलोनी है, एक हमने पेट्री डिश ले लिया, पेट्री डिश जिसमें हम लोग बैक्टीरिया का कल्चर करते हैं, नीचे एगार मीडियम रख देते हैं। ये कौन सा मीडियम है? सॉलिड मीडियम, जिसको बोलते हैं सॉलिड मीडियम। अगर कर रहे हैं तो इसको हम लोग एगार लेते हैं। क्या? एगर एगर लेते हैं। एगर एगर कहाँ से निकाला जाता है? ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम, रोडोफाइसी की एल्गी होती हैं ग्रेसिलेरिया जेलेडियम। एगर एगर सेमी सॉलिड होती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस इसीलिए बोलते हैं। और जापान में क्रीम, पेस्ट्री वगैरह में ये डाली जाती हैं ताकि जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं वो चूने ना लगे, तो वो पानी को क्या करती हैं? होल्ड करके रखती हैं। एगर एगर आपने खाया होगा आइसक्रीम खाते वक्त जो है मिश्री की तरह, ठीक है, चीनी की तरह कुछ आपका कट से आवाज़ आती है, तो वो क्या होता है? एक तरीके का वो एगर एगर ही होता है, राइट? तो होगा क्या? एगर एगर के ऊपर हम लोग बैक्टीरिया डाल देते हैं, राइट? ये देखिए, बैक्टीरिया डाल दिया। ये मान लीजिए एक तरीके का बैक्टीरिया था, मान लीजिए सब बैक्टीरिया डाल दिया। ये देखिए बैक्टीरिया डाल दिया। दूसरे दिन सो के उठे, उसके बाद गए अपनी कॉलोनी चेक करने। ये देखिए, कॉलोनी का मतलब ये नहीं आँख सेकने गए हैं कॉलोनी में, अरे कॉलोनी का मतलब यहाँ आइए, ठीक है? तो क्या होता है? अगर मीडियम पे जिन बैक्टीरिया की कॉलोनी बनी हुई है, ये देखिए एक बैक्टीरिया खूब ढेर सारा ग्रो कर गया, और कुछ बैक्टीरिया क्या हो गए? जितना पहले से थे उतना उससे भी कम हो गए बैक्टीरिया, राइट? इसका मतलब हम तुरंत समझ जाएंगे कि इन बैक्टीरिया में रेजिस्टेंट जीन है। अच्छा, इसमें हम लोग एगर में क्या मिला देंगे? एंटीबायोटिक कोई मिला देंगे, ठीक है? क्या मिला देंगे? एंटीबायोटिक ड्रग मिला देंगे, ठीक? तो अगर देखेंगे बैक्टीरिया कॉलोनी फिर भी ग्रो हो रहा है एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में, तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि इसके पास प्लाज्मिड रहा होगा, जिससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होगा, जिसका प्रभाव एंटीबायोटिक उसको मार नहीं पाएगा। इसको मार दे रहा है क्योंकि इसके पास प्लाज्मिड नहीं है। तो किसका यूज़ हम लोग करेंगे? इस वाले का यूज़ करेंगे। तो जो आसानी से ग्रो कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेंट। जो मर गया उसको बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। यानी कि जिसके पास प्लाज्मिड है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट, जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है उसको क्या बोलते हैं? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं, राइट? अब देखिए, एक ट्रांसफॉर्मेंट
बैक्टीरिया को हमने पकड़ लिया। ये देखिए भाई साहब, एक ट्रांसफॉर्मेंट यानी कि इसके पास अच्छा खासा प्लाज्मिड था, इसको हमने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। ये देखिए, इसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और टेस्ट ट्यूब में पहले से ही यहाँ पर हमने रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस इसमें डाला। क्या डाला है? रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला है। अच्छा, क्या इसमें एक ही बैक्टीरिया होगा? ढेर सारा बैक्टीरिया होगा। ये देखिए, इसके पास भी प्लाज्मिड था, इसके पास भी प्लाज्मिड था, इसके पास भी प्लाज्मिड था। सपोज कीजिए हम 3 बैक्टीरिया लिए हैं। रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा बताइए? रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है बैक्टीरिया के स्पेसिफिक क्या कर देगा? सेगमेंट को काट देगा। अच्छा, यहाँ पर हम जूम व्यू दिखा रहे हैं, रियल व्यू यहाँ दिखा रहे हैं, तो ये क्या कर देगा? यहाँ से जगह जगह से बैक्टीरिया को, ये देखिए, इसके आपके प्लाज्मिड को क्या कर देगा? कट कर देगा। ठीक, अब इसी में अपना क्या डाल देंगे? अपना जिसको कॉपी बनाना था। सपोज कीजिए इस डीएनए को कॉपी बनवाना था, एक कॉपी है, 3 कॉपी बनवाना था, तभी तो भाई इसमें 1 2 3 जाएगा। ठीक है, अभी सपोज कीजिए मान के चल रहे हैं 3 कॉपी, तो ये आकर के इसमें डाल दिया हमने। ठीक, जिसको हमको कॉपी करवाना था, ये देखिए, ये आपका है, इससे बहुत सारा बनवाना था, तो इसी में हमने इस सारे फ्रेगमेंट को डाल दिया। राइट, और इसी में डाल दिया क्या? डीएनए लाइगेज डाल दिया, क्योंकि डीएनए लाइगेज जो कटा हुआ पोर्शन है, देखिए एंडोन्यूक्लियस डाल दिया, कट कर दिया होगा। ठीक है, फ्रेगमेंट जा कर के यहाँ जब अटैच होगा तो चिपकाने के लिए क्या चाहिए हमको? डीएनए लाइगेज ही तो चाहिए। सपोज कीजिए कि ये यहाँ पर 2 में चिपक गया, 2 में तो चला गया, लेकिन तीसरे में कटा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि चला गया होगा। नहीं समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? भाई ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी आँख से देख नहीं पा रहे हैं, अंधेरे में सब कुछ करवा रहे हैं। तो क्या ज़रूरी है जितने लोग कटे होंगे उन्हीं के अंदर ये इंसर्ट हो गया होगा जा करके? हो सकता हो उसके पास प्लाज्मिड हो लेकिन कट भी गया हो, लेकिन हो सकता हो ये हमारा डिज़ायरेबल जीन इसके अंदर जाके चिपका नहीं होगा। तो अब बताइए, प्लाज्मिड होते हुए भी कौन प्लाज्मिड हमारे काम का है? जिसके अंदर हमारा डिज़ायरेबल जीन चिपक गया है, जिसके अंदर डिज़ायरेबल जीन नहीं चिपका, तो ये हमारे काम का नहीं है। जिसके अंदर नहीं चिपका, जिसके अंदर चिपक गया, वो हमारे काम का है। तो अब इसको कैसे चेक करेंगे? अब इसको कैसे चेक करेंगे? एक बार तो आपने चेक कर लिया प्लाज्मिड, और किसके पास प्लाज्मिड है, किसके पास प्लाज्मिड नहीं है। जिसके पास प्लाज्मिड था उसके अंदर डिज़ायरेबल जीन गया कि नहीं गया, ये कैसे चेक करेंगे? ठीक है, तो हम आपको बताएं, जिसके अंदर चला गया होता है, ठीक है, कौन सा? ये हमारा डिज़ायरेबल जीन, उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी की लैंग्वेज में रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट। राइट, और जिसके अंदर नहीं गया होता है प्लाज्मिड होते हुए भी, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन रिकॉम्बिनेंट। यानी कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को कैसे पहचानोगे? तो होता क्या है, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में फिर से डालते हैं। देखिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में डालते ऐसे हैं कि मान लीजिए मान लीजिए एक ऐसा कोई प्लाज्मिड है जिसके पास 2 साइट है। ये देखिए, क्या ज़रूरी है ए बैक्टीरिया एक ही एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस हो? एम्फीसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया। ठीक है, मान लीजिए 2 जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इतना पार्ट इसको एम्फीसिलिन से बचा रहा है और इसका इतना पार्ट इसको प्लाज्मिड है, ये इसको टेट्रासाइक्लिन से बचा रहा, दोनों एंटीबायोटिक है। ठीक, मान लीजिए अगर इंसर्ट हुआ होगा, सपोज कीजिए हम यहाँ लेते हैं कि जो हमारा डिज़ायरेबल फ्रेगमेंट है वो एम्फीसिलिन वाले में पहुँच गया। क्या? एम्फीसिलिन वाले रीजन में पहुँच गया, ये डिज़ायरेबल जीन हमारा पहुँच गया। अब इस बैक्टीरिया को एक बार जो है, क्या इसमें एक बार जो है टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो करवाएंगे। ठीक, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो करवाया, ये देखिए भाई साहब, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो करवाया। अच्छा, टेट्रासाइक्लिन वाला तो कटा नहीं है, तो मतलब ये टेट्रासाइक्लिन वाले में खूब धड़ाधड़ ग्रो करेगा। ये देखिए, खूब ढेर सारा ग्रो करेगा। लेकिन इसी बैक्टीरिया को हम किस में ग्रो करवाएंगे? एक बार जो है एम्फीसिलिन मीडियम में ग्रो करवाएंगे। तो ये बताइए, क्या एम्फीसिलिन मीडियम में ग्रो कर पाएगा ये वाला? नहीं। क्यों? क्योंकि एम्फीसिलिन वाला मीडियम कट गया है। क्या कट गया? एम्फीसिलिन वाला कट गया है, और कटने वाले पोर्शन पर क्या इंसर्ट हो गया है? हमारा डिज़ायरेबल जीन। तो ये एम्फीसिलिन में ग्रो नहीं कर पाएगा, तो एम्फीसिलिन में ग्रो नहीं कर पाएगा। यानी कि एक में ग्रो कर रहा है, एक में ग्रो नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम तुरंत समझ जाएंगे क्या है ये क्या है? इसके अंदर हमारा डिज़ायरेबल जीन पहुंच गया है।
राइट। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर नहीं पहुँचा होता तो क्या होता, तो ये होता, तो ए भी काम करता, ए भी काम करता, यानी कि टेट्रासाइक्लिन मीडियम में भी खूब ग्रो करता क्योंकि रेस्टेंट जीन बना हुआ है, और एम्फीसिलिन मीडियम में भी खूब ग्रो करता। क्यों? क्योंकि इसका भी जीन कटा नहीं है, बना है। तो दोनों में अगर ग्रो कर रहा है, इसका मतलब इसमें हमारा डिजायरेबल जीन इंसर्ट नहीं हुआ है, राइट। दोनों में ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर एक में ग्रो कर रहा है, एक में नहीं ग्रो कर रहा, इसका मतलब हमारा डिजायरेबल जीन पहुंच गया है। तो जिसमें ग्रो कर रहा है, जिसमें ग्रो नहीं कर रहा है, एक हम लोग एक जो पहला एक्सपेरिमेंट किए थे तो हम समझ जाएंगे ग्रो कर रहा है, एक में ग्रो नहीं कर रहा है, मतलब यही हमारे आगे काम का जीन है, ठीक है। तो लेकिन ये सब बहुत झंझटी प्रोसेस है। अब हम क्या करते हैं, मॉडर्न जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हमारे पास होता है बाबू एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। क्या चीज़? क्रोमोजेनिक सब्सटेंस नाम होता है उसका। क्या नाम होता है? क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, यानी कि एक कलर्ड मटेरियल होता है। क्या होता है? कलर्ड मटेरियल कह दीजिए, चाहे इसी को हम लोग बोलते हैं कलर डाई होती है। और ये कलर डाई किस कलर की होती है? ये कलर डाई होती है ब्लू कलर की। किस कलर की होती है? ये ब्लू कलर की होती है, ठीक है। तो ये कलर डाई जो होती है वो ब्लू कलर की होती है, राइट, ठीक है। इसका ब्लू कलर का इसका जो है, आप ये जान लीजिए कि इसका प्रॉपर्टी ये होता है कि ये जैसे ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जैसे ही इसको मिलेगा, ये ब्लू कलर से क्या हो जाएंगी? ब्लू कलर से आपके कलरलेस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ये कलरलेस हो जाएंगे, ठीक है। ब्लू कलर से जो है ये क्या हो जाएगा? देखिए होता क्या है, सॉरी हमने यहाँ पर क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जो ब्लू कलर बता दिया, उसको ज़रा सुधार लीजिए। वो होगा आपका कलरलेस। कैसा होता है ये होता है आपका कलरलेस होता है, राइट। इसको जैसे ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम मिलेगा, ये कलरलेस से कैसा हो जाएगा? कलर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? कलर्ड हो जाएगी। किस कलर की? ब्लू कलर की कॉलोनी मिलेगी, ठीक है। अब देखिए इसी प्रॉपर्टी का हम लोग कैसे फ़ायदा उठाते हैं। इस प्रॉपर्टी का हम लोग इस तरीके से फ़ायदा उठाते हैं कि जो आपका मान लीजिए यहाँ पर एक प्लाज्मिड है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। ऐसा मान के हम लोग चल रहे हैं कि इसके अंदर इंसर्ट नहीं हुआ था हमारा कौन सा? हमारा इसके अंदर डिजायरेबल जीन इंसर्ट नहीं हुआ। तो अगर डिजायरेबल जीन इंसर्ट नहीं हुआ तो इसको क्रोमोजेनिक सब्सटेंस देंगे जो कि कलरलेस है। कैसा है ये? कलरलेस है। तो आप बताइए, हमने लैक ओपरान में पढ़ाया था, इसका वाई कहीं पर जीन होगा वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज निकालेगा ना, तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज निकालेगा तो ये ब्लू कलर देगा, यानी कि अंदर एंट्री नहीं हुआ होगा तभी तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज निकालेगा, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज निकालेगा तो हमको क्या दिखाई देगा? कॉलोनी कलरलेस से ब्लू हो जाएगी, ठीक। ब्लू का मतलब हम समझ गए होंगे कि इसमें जो है हमारा डिजायरेबल जीन नहीं पहुंचा होगा। अब देखिए ये आपका क्या है? बैक्टीरिया है। अब ये मान लीजिए प्लाज्मिड है, और प्लाज्मिड के अंदर सपोज कीजिए कि कट करके पहुंच गया हमारा डिजायरेबल जीन। अब कट करके अगर डिजायरेबल जीन हमारा पहुंच गया, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस में डालेंगे, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस में डालेंगे, ठीक है, सब्सटेंस में डालेंगे तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या यहाँ से निकलेगा? नहीं, क्योंकि उसका पर्टिकुलर जीन कट गया होगा जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता था, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं निकलेगा इसके अंदर से। और अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं निकलेगा तो क्या ब्लू कलर में चेंज होगा? नहीं, मतलब ये कलरलेस का कलरलेस ही रह जाएगा। तो जिस कॉलोनी को कलरलेस देखते हैं हम लोग अपने प्लेट में, वो समझ जाते हैं कि उसके अंदर इंसर्ट हो गया होगा। देखिए ये दूसरा मेथड हम आपको बता रहे हैं चेक करने का। पहला मेथड क्या था? ट्रेडिशनल वाला। दूसरा ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक। यानी कि इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसर्ट होने की वजह से इनएक्टिव हो गया। इंसर्ट होने की वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं निकला, इनएक्टिव हो गया, कलरलेस कॉलोनी हो गया। इसी को बोलते हैं हम लोग इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या बोलते हैं? इंसर्शनल, ठीक है, इंसर्शनल एक्टिवेशन बोलते हैं। इस तरीके से हम लोग रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट आप चूज कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है आपका, होता ये है बेटा कि बैक्टीरिया जो होते हैं
बैक्टीरिया में हम लोग किसको चूज़ करते हैं? जो बैक्टीरिया होते हैं कुछ के पास प्लाज्मिड होता है, कुछ के पास प्लाज्मिड नहीं होता है। जिनके पास प्लाज्मिड नहीं होता है उनको हम बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलते हैं? नॉन ट्रांस। जिनके पास होता है उनको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नो प्लाज्मिड। इसके पास प्लाज्मिड है ही नहीं, इसके पास प्लाज्मिड है, राइट, प्लाज्मिड है। अब लेकिन हम ये हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे काम का कौन है? ट्रांसफॉर्मेंट। लेकिन ट्रांसफॉर्मेंट में भी लोचा है। क्या लोचा है? लोचा ये है कि अगर प्लाज्मिड है उसके अंदर घुसा हमारा डिजायरेबल जीन तो उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट। नहीं घुसा तो नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे काम का कौन है? रिकॉम्बिनेंट है। अच्छा, प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड नहीं है, एंटीबायोटिक से चेक कर लेते हैं, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इसको भी एंटीबायोटिक या बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाले से चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग आपके एंटीबायोटिक से जो चेक कर रहे हैं, इसीलिए प्लाज्मिड में आपके जो जीन होते हैं वो, ठीक है, जो आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं वो एक तरीके से कह लीजिए मार्कर की तरह काम करते हैं। मार्कर मतलब चिन्हित करते हैं कि इसमें प्लाज्मिड है, इसमें प्लाज्मिड नहीं है। इसीलिए हमको बताते हैं कि कौन सा सेलेक्ट किया जाए, कौन सा सेलेक्ट नहीं किया जाए। अरे भाई, मार्कर चिन्ह की तरह काम करते हैं, ठीक। अगर मेरे माथे पर चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, हमारे माथे पर चिन्ह लगा हुआ है, मेरे भाई के माथे पर चिन्ह नहीं लगा हुआ है, एक आदमी को भेजा गया, उसको बोला गया कि जिसके माथे पर चिन्ह लगा होगा उसी आदमी को पकड़ के लाना, तो हमारे माथे पर चिन्ह लगा तो वो मार्क, हमारा चिन्ह मार्क कर रहा है, किसी को पकड़ो, इसी को सेलेक्ट करो। तो क्या होता है कि ये आपके इसीलिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज किए जाते हैं। तो सेलेक्टेबल मार्कर का यही फ़ायदा होता है, ठीक है, आपके प्लाज्मिड में सेलेक्टेबल मार्कर का यही फ़ायदा होता है कि उससे हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट को अलग कर सकते हैं। ये प्लाज्मिड में पाए जाते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम आपको प्लाज्मिड पढ़ाएंगे तो प्लाज्मिड कई तरीके के होते हैं। प्लाज्मिड 3 तरीके के होते हैं, आर प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड और कॉल प्लाज्मिड। एफ फॉर फर्टिलिटी फैक्टर को कंट्रोल करता है, आर फॉर रेजिस्टेंट जीन को कंट्रोल करता है, कॉल फॉर कॉलचिसिन को कंट्रोल करता है। तो पर्टिकुलर हमारा उद्देश्य यहाँ पर यह है कि बैक्टीरिया को कौन लेंगे? रिकॉम्बिनेंट वाला लेंगे, जिसके अंदर डिजायरेबल जीन चला गया, ठीक। अब यहाँ पर डिजायरेबल जीन चले जाने के बाद रिकॉम्बिनेंट वाले को हम कई साइकिल उसका ग्रो करवा देंगे। ये देखिए, एक बार ग्रो करवाएंगे तो ये 2 बैक्टीरिया बन गया, ठीक है, और दोबारा ग्रो करवाएंगे तो फिर से ये देखिए, फिर से ये नया बैक्टीरिया ग्रो हो जाएगा, इससे भी 2 बन जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए, पीसीआर वाला ही तो काम हो रहा है, पीसीआर वाला ना काम हो रहा भैया। ये देखिए, यहाँ पर कट गया, ये डीएनए था, यहाँ पर ये वाला हो गया, यहाँ पर यहाँ चला गया हमारा डिजायरेबल मटेरियल। देखिए, डिजायरेबल मटेरियल यहाँ पर चला गया, यहाँ पर चला गया, डिजायरेबल मटेरियल यहाँ पर चला गया। देखिए क्या हो रहा है, कॉपी नंबर बढ़ते चला जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है कि फिर से इसको बाद में हमको आइसोलेट करना पड़ेगा, फिर से निकालो यहाँ से। लेकिन पीसीआर में ऐसा झंझट था नहीं, इस ऑर्गेनिज्म को मारो फिर यहाँ से अपना डिजायरेबल जीन निकालो, तो बड़ा झंझट होता है। इसीलिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं अपना सिंपल पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये था पूरा कॉपी ओपी बन गया, ले जा करके हम जोड़ देंगे वहाँ पर। जोड़ने के बाद फिर से आइसोलेट कर लेंगे। आइसोलेट करने के बाद अगर आप यहाँ पर नंबर और ज़्यादा आपने बढ़वाना चाहते हो तो बायो रिएक्टर का यूज किया जाता है। किसका? बायो रिएक्टर। बायो रिएक्टर में टेम्परेचर, प्रेशर और आपका पीएच रेगुलेटर सब कुछ लगा होता है, ठीक है। लगा होने के बाद उसमें उसका पीएच मेंटेन किया जाता है, टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। इतना सब कुछ मेंटेन करने के बाद जब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन जाता है तो उसको वहाँ से निकाल करके आइसोलेट करके प्यूरिफिकेशन किया जाता है, जिसको हम लोग डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस बोलते हैं। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस करने के बाद ये सब हम लोग मार्केट में सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले साल्मोनेला टाइफी के प्लाज्मिड पर क्या किया गया था, ये सब एक्सपेरिमेंट किया गया था। साल्मोनेला टाइफी हिंड सेकेंड सबसे पहला एंडोन्यूक्लियस निकाला गया था। ये सब, ये नाम याद रखिएगा थोड़े बहुत, ओके। 1972 में हर्बर्ट बॉयर और कोहेन ने सब का एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये पूरा आपका क्या हो गया, एक तरीके का कंप्लीट हो गया। किसी दिन हम आपको जो है प्लाज्मिड पढ़ा देंगे, एक प्लाज्मिड जो आपके सिलेबस में PBR 322 है, ठीक है, ये हम एप्लीकेशन में पढ़ा देंगे। तो ये पूरा आपका एप्लीकेशन और एक तरीके से प्रिंसिपल एंड, ठीक है, प्रिंसिपल एंड थ्योरी वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया, ओके। अच्छे से पढ़िए, थैंक यू, बाय बाय।